भागो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं जिंजर ब्रेड आदमी हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी इतना लंबा चला है कि मौसम सर्दियों में बदल गया है और ये क्रिसमस का समय है। शहर के मध्य में एक विशाल जगमगाता क्रिसमस ट्री लगाया गया है। ये साल का मेरा सबसे पसंदीदा समय है, क्रिसमस का दिन। जब जिंजर ब्रेड मैन पेड़ के नीचे छोड़े गए उपहारों के बीच दौड़ रहा था, उसने अपने सामने एक छोटी सी बेकरी देखी। जैसे ही वो बेकरी के पास पहुंचा, वो दंग रह गया क्योंकि खिड़की में एक जिंजर ब्रेड लड़की थी, ओवन से ताजी ताजी निकली हुई। तभी जिंजर ब्रेड आदमी को जिंजर ब्रेड लड़की से प्यार हो गया। कितनी खूबसूरत जिंजर ब्रेड लड़की है। उसकी आँखें। जब बेकरी में एक छोटा लड़का जिंजर ब्रेड लड़की खरीदना चाहता था, जिंजर ब्रेड मैन उसे खरीदने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। बेकर जिंजर ब्रेड लड़की को एक पेपर बैग में डालकर बच्चे को देने ही वाला था। तब जिंजर ब्रेड आदमी अंदर आया और उसने बेकर का चम्मच ले लिया। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। जब जिंजर ब्रेड मैन ने बेकर के चम्मच को आटे से भरे काउंटर पर पटक दिया, बेकर और बच्चे के चेहरे आटे से ढक गए। तभी जिंजर ब्रेड गर्ल काउंटर पर गिर पड़ी। लड़का जिंजर ब्रेड लड़की को पकड़ना चाहता था, लेकिन जिंजर ब्रेड आदमी ने इतनी जोर से छलांग लगाई कि उसने लड़की को पकड़ लिया और लड़के के सिर पर कूद गया और वहाँ से जमीन पर गिर गया। तब जिंजर ब्रेड आदमी और लड़की एक साथ दौड़ने लगे। मेरी जिंजर ब्रेड, मेरी जिंजर ब्रेड भाग गई। बेकर के चम्मच ने इंतजार नहीं किया और उनके पीछे चला गया। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, यहाँ आओ। भागो भागो, जितना तेज भाग सको भागो। बेकर के चमचे, लेकिन तुम हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम जिंजर ब्रेड्स हैं। इस ठंड के मौसम में परतदार बर्फ में जिंजर ब्रेड आदमी और लड़की आगे चल रहे थे और बेकर का चमचा पीछे। और तभी एक बच्चे की गोद में बैठे एक टेडी बियर ने उन्हें देखा। यम! ओह, वो स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड की गंध। रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। भागो, जितनी जल्दी हो सके दौड़ो टेडी बेयर। एक बेकर का चमचा हमें पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम जिंजर ब्रेड्स हैं। जब एक बेकर का चम्मच और एक टेडी बेयर जिंजर ब्रेड आदमी और लड़की का पीछा कर रहे थे, एक गोल सिर वाले स्नोमैन ने उनकी गंध पकड़ी। दो जिंजर ब्रेड्स, तुम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और फिर खा जाऊंगा। भागो, जितनी जल्दी हो सके दौड़ो स्नोमैन। एक बेकर का चमचा और एक टेडी बेयर पहले से ही हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम जिंजर ब्रेड्स हैं। जिंजर ब्रेड सामने, बेकर का चम्मच, टेडी बेयर और स्नोमैन उनके पीछे क्रिसमस ट्री की ओर दौड़े। उसी समय वो कैंडी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत के पास से गुजरे। जब महिला के काउंटर पर कैंडी में से एक ने दो जिंजर ब्रेड को पास से देखा, तो वो भी उनका पीछा करने लगी। मैं जिंजर ब्रेड कल खाऊंगी, मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ। फिर भागो, जितनी जल्दी हो सके दौड़ो कैंडी कैन। एक बेकर का चमचा, एक टेडी बेयर और एक स्नोमैन पहले से ही हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम हैं जिंजर ब्रेड्स। बेकर का चम्मच, टेडी बेयर, स्नोमैन और कैंडी कैन अभी भी जिंजर ब्रेड का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी जिंजर ब्रेड आदमी और लड़की के बीच एक बड़ा हिमहल आया। अरे, ये तो हिमहल है।
जरा संभल के। बर्फ के हल्का स्कूपर बर्फ में इतना गहरा गया कि जिंजरब्रेड आदमी और लड़के भी चम्मच में गिर गए। बेकर का चम्मच, टेडी बियर, स्नोमैन और कैंडी कैन उन्हें अचानक गायब होते देख बहुत हैरान थे। क्रिसमस ट्री के ऊपरी परत पर एक ब्राइट स्टार ने देखा कि जिंजरब्रेड आदमी और जिंजरब्रेड लड़की कुछ ही देर में बर्फ के नीचे से निकल रही थी। अरे अरे जिंजरब्रेड, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम हमें खा गए तो? चिंता न करे, मेरा पेट भरा हुआ है। हो सकता है कि अगर मुझे भूख लगने पर ब्राइट स्टार क्रिसमस ट्री के शीर्ष को कार के चम्मच की ओर झुका देता है तो जिंजरब्रेड मैन और जिंजरब्रेड गर्ल कूद पड़े और तारे की बाहों में चले गए। ओह, ये कितना ऊंचा और ठंडा है। जब बेकर के चमचे, टेडी बेयर, स्नोमैन और कैंडी कैन ने देखा कि जिंजरब्रेड बड़े क्रिसमस ट्री के शीर्ष पर थे तो उन्होंने उनका पीछा करना छोड़ दिया। हम क्रिसमस ट्री के शीर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते। मौसम ठंडा और ठंडा होता जा रहा था। जिंजरब्रेड मैन और जिंजरब्रेड गर्ल क्रिसमस ट्री के शीर्ष पर कांप रहे थे। तुम्हें ठंड लग रही है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें गर्म कर सकता हूँ। सच में? पर कैसे? अंदर से मेरा मुंह बहुत गर्म है, बहुत ही स्वादिष्ट। क्या? नहीं, वो हमें खा जाएगा। ब्राइट स्टार जिंजरब्रेड आदमी और लड़की को खाने ही वाला था जब सैंटा और उड़ते हिरन आकाश में दिखाई दिए। सैंटा, सैंटा! जिंजरब्रेड आदमी और जिंजरब्रेड लड़की सैंटा की बेपहियों की गाड़ी में कूद पड़े। भले ही ब्राइट स्टार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। जिंजरब्रेड बेपहियों की गाड़ी में तैरते हुए अपनी जान बचने पर बहुत खुश थे। भागो! जितनी तेजी से दौड़ सकते हो दौड़ो। यहाँ तक कि एक बेकर का चम्मच, एक टेडी बेयर, एक स्नोमैन, एक कैंडी कैन और एक ब्राइट स्टार भी हमें नहीं पकड़ सके, क्योंकि हम जिंजरब्रेड से। नए साल पूर्व की शाम पर लोग यहाँ वहाँ घूमकर नया साल मनाने की कोशिश कर रहे थे। डरावने, बूढ़े, अजीब दिखने वाले मिस्टर स्क्रूज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्या बकवास है, इतनी ठंड में लोग बाहर घूम रहे हैं। मुझे नए साल से नफरत है। मिस्टर स्क्रूज अपनी मेज पर बैठकर उन सभी लोगों की सूची को जांच रहे थे जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे। हिचकिचाहट के साथ उनके सहायक वहां आए और उन्हें पूछा, क्या ये संभव है कि मैं आज जरा जल्दी घर चला जाऊं? आज नए साल की पूर्व संध्या है, मुझे मेरे बेटे के लिए उपहार खरीदना है। जी नहीं, नहीं जा सकते। उपहार खरीदना है, जाओ काम करो। और इतने आखिरी दिन तक क्यों? आपको पहले ही खरीद लेना चाहिए था। उसी पल दरवाजा खटखटाया। उन्हीं की तरह अजीब दिखने वाला कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा था। मिस्टर स्क्रूज के सहायक ने दरवाजा खोला। उनके युवा भतीजे उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें नए साल के डिनर पर आमंत्रित किया, पर मिस्टर स्क्रूज को नया साल मनाना पसंद नहीं था और ये सब उन्हें बकवास लगता था, इसलिए हमेशा की तरह आज भी उन्होंने इनकार कर दिया। उनके भतीजे के चले जाने के बाद उनका दरवाजा फिर से खटखटाया। ओह, अब क्या है? मुझे अकेला छोड़ो, मुझे काम करना है। इस बार 2 लोग अंदर आए और उन्होंने पूछा, क्या वो अनाथों को कुछ पैसे दान कर सकते हैं?
मिस्टर स्क्रूज ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ, दूसरे दरवाजे पर जाओ। मेरे पास सड़कों पर फेंकने के लिए पैसे नहीं है। बड़ी उदासी से वे लोग भी चले गए। शाम को मिस्टर स्क्रूज घर चले गए। उन्होंने पायजामा पहना और सोफे पर बैठ गए और उसी पल कुछ अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दरवाजे से डरावनी आवाजें आने लगी। चारों ओर अजीब आवाजें घूमने लगी। कुत्ते ने फिर एक बार भौंकना शुरू किया। पहले मिस्टर स्क्रूज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उनके सामने एक भूत दिखाई दिया। मिस्टर स्क्रूज अपने पूरे जीवन में कभी इतना नहीं डरे थे। भूत उनका एक ऑफिस का दोस्त था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। बड़ी मुश्किल से मिस्टर स्क्रूज बोले, तुम पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भूत के हाथ और पैर हथकड़ी में बंधे हुए थे। उसने मिस्टर स्क्रूज को बताया कि उसके स्वार्थ और लालच की वजह से उसे दंड मिला है और उसे हथकड़ी में ही पूरी दुनिया में घूमना था। इसलिए उसने मिस्टर स्क्रूज को चेतावनी दी कि वो ऐसी गलती ना करे। तुम जाओ और मुझे नसीहत मत दो। तुम मर चुके हो। जाओ, अपना दंड भुगतो। ठीक है, तो फिर मुझे सिर्फ तुम्हें चेतावनी देनी थी। और 3 भूत तुमसे मिलने आएंगे। उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाएगा, दूसरा वर्तमान और आखिरी भूत तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा। मिस्टर स्क्रूज ने इसे जताया मानो कुछ भी ना हुआ हो और वो बिस्तर पर सोने चले गए। तभी उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही मिस्टर स्क्रूज ने आंखें खोली, उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई दिया। ये पिछले सालों के नए साल का भूत था। मिस्टर स्क्रूज चकित हो गए। हाय, अब हम अतीत की छोटी सी यात्रा करेंगे। ये क्या हो रहा है? कोई मदद करो। भूत मिस्टर स्क्रूज को उनके बचपन में ले गया और वहां मिस्टर स्क्रूज एक बच्चे के रूप में थे। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। मिस्टर स्क्रूज बहुत खुश थे। बाद में भूत उन्हें उनके पहले मालिक के घर लेकर गया जब वो जवान थे। सभी अपने मालिक और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। मिस्टर स्क्रूज की पत्नी भी वहां थी। वो साथ में नाच रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। और अंत में भूत उन्हें एक और नए साल की संध्या पर ले गया जो अतीत में था, लेकिन उनका बात का अतीत। उनकी पत्नी ने रोना शुरू किया। इससे पहले हम कितने मजे करते थे, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार करते थे, पर अब आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरी आपके जीवन में कोई जगह नहीं। मुझे लगता है हमें अलग होना चाहिए। इसे और ज्यादा ना देख पाने के कारण मिस्टर स्क्रूज ने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा और अचानक वो घर पर थे। इस बार एक विशाल हरे रंग का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। अब मिस्टर स्क्रूज और ज्यादा घबरा गए। वे इस नए साल का भूत था। आओ मेरे साथ, देखते हैं इस नए साल पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ कहते, उन्होंने खुद को उनके सहायक के घर में पाया। उनके गरीब सहायक के घर में एक बहुत ही साधारण डिनर टेबल था। मिस्टर स्क्रूज को लगा कि परिवार में हर कोई उनसे नफरत करता है, पर उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सहायक खड़ा हुआ और बात करने लगा। मुझे काम करने का अवसर देने और समय पर तनख्वाह देने के लिए मैं मिस्टर स्क्रूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
आज उन्हीं के कारण हम भोजन कर पा रहे हैं। भले ही मिस्टर स्क्रूज अपने सहायक के लिए हर मौके पर बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन वो उनका कितना आभारी था, इसका उन्हें आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने सहायक के बीमार बच्चे को देखा। बच्चा टेबल के ऊपरी कोने में अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो दुबला पतला और बीमार लग रहा था। मिस्टर स्क्रूज को बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। ये बच्चा बहुत बीमार है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर स्क्रूज की उदासीनता और बढ़ गई। इसके बाद भूत उन्हें उनके भतीजे के घर ले गया। उसका परिवार खाना खाते समय बहुत मजे कर रहा था। वहाँ एक खाली सीट भी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। काश आज अंकल भी हमारे साथ होते। मिस्टर स्क्रूज को ये देखने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि उनका परिवार उनसे नफरत करता है। उसी समय भूत ने उन्हें बताया कि ये उनका मरने का समय है और उसने जैकेट के अंदर से 2 बच्चे दिखाए, एक लड़का और एक लड़की। पर उनके दुबले पतले शरीर और डरावने चेहरे के साथ वो बच्चों के बजाय 2 पुराने कंकाल की तरह दिख रहे थे। इन बच्चों को ध्यान से देखो, वे लालची और असंगत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मृत्यु के समय लड़के पर विशेष ध्यान दो। विशाल हरा भूत भी गायब हो गया। मिस्टर स्क्रूज को समझ में नहीं आ रहा था कि भूत क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो घड़ी की आवाज से चौंक गए। ये आधी रात का समय था। इस बार उनके सामने एक गहरा और डरावना भूत दिखाई दिया। ये उनके भविष्य का भूत था। वो मिस्टर स्क्रूज को उन्हीं के अंतिम संस्कार में ले आया था। लोग कब्रिस्तान में उनके कब्र पर इकट्ठा हुए थे। मिस्टर स्क्रूज चौंक गए जब उन्होंने अपना चेहरा कब्र के पत्थर में देखा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बातें कर रहे थे और उन्हें कैसे राहत मिली थी कि अंत में वो चले गए। उस पल मिस्टर स्क्रूज ने महसूस किया कि वर्षों से वो एक और भी बदतर व्यक्ति बन गए थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जिनसे उनको पैसे आने थे वो उनकी मृत्यु से खुश थे। फिर उन्होंने सहायक के बेटे की कब्र को देखा। उनके विपरीत बेटे की कब्र फूलों से सजी हुई थी। वो अब और नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा। प्लीज मुझे वापस ले चलो। अब मेरी समझ में आया। मैं अपने जीने का तरीका बदल दूंगा। अब मैं वो कठोर बूढ़ा अजीब आदमी नहीं रहूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अचानक वो घर पर थे। सौभाग्य से अभी 12 नहीं बजे थे। उनके कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। मिस्टर स्क्रूज ने देखा अभी भी वही दिन था। अभी भी कुछ चीजें बदलने का समय उनके पास था। बड़ी खुशी के साथ वो सड़क पर कूद गए। सबसे पहले वो कसाई के पास गए। उन्होंने एक बड़ी सी तुर्की खरीदी और उसे अपने सहायक के घर ले जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक खिलौना खरीदा और उसे सहायक के घर ले जाने को कहा। फिर भागकर वो भाई के घर पहुंचे। वह रात के खाने में शामिल हो गए, जिसके लिए भतीजे ने आमंत्रित किया था। उस रात सबने मिलकर नए साल का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके सहायक के बेटे को जरूरी इलाज मिले। उनके साथ उन्होंने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। उन्होंने गरीबों की मदद की। वो लोगों के साथ बेहतर बन गए। सबके साथ प्यार से पेश आने लगे। वो कभी अशिष्ट, स्वार्थी या कठोर नहीं थे और ना कभी वैसा होने वाले थे। उस दिन प्यारा बकरा बहुत उदास था, इसलिए वो अपने घर से चला गया। जंगल में हर कोई अगले दिन मनाए जाने वाले कॉस्ट्यूम कार्निवल के लिए उत्साहित था,
लेकिन वो खुश नहीं था। क्या हुआ बकरे भाई, कुछ हुआ है क्या? मेरे पास कल कॉस्ट्यूम कार्निवल में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये कार्निवल कभी नहीं जीत पाऊंगा। चिंता मत करो, आप जंगल के सबसे बेहतरीन दर्जी मिस्टर उल्लू के पास जाइए, वो आपके लिए बढ़िया ड्रेस बना देंगे। बकरा बड़े उत्साह के साथ दर्जी मिस्टर उल्लू के पास गया। श्रीमान उल्लू जी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बकरे को आते हुए ही नहीं देखा। बकरे ने उनके सामने खड़े रहकर ही घंटी बजाई। कौन है? ओह बकरे, मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ। जल्दी बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम कल के कार्निवल के लिए मुझे एक बढ़िया सी ड्रेस दो। तुम्हारे पास कमाल की ऊन है, हम इसे काट कर आकार दे सकते हैं। नहीं, मुझे कार्निवल में सबकी वाहवाही जीतनी है। मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है उल्लू। फिर उदास तोते के पंख लेकर आओ और माउंट गाइबल के पीछे से कुछ जादुई पत्थर जिनकी रखवाली शेर कर रहे हैं। उसके बाद ही मैं तुम्हें सबसे अच्छी पोशाक बनाकर दे पाऊंगा। लेकिन उदास तोता सबको रुला देता है और मुझे रोना पसंद नहीं है। और इसके अलावा शेरों को मजे करना और नाचना पसंद नहीं। वो कहते हैं कि वो शक्तिशाली है और भयानक भी। तुम पहले कभी शेर से नहीं मिले हो। साहस दिखाओगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, याद रखना। जब बकरा उल्लू जी के पास से चला गया तो उसने सपना देखा कि कार्निवल में सबसे अधिक तालियां उसे मिली हैं और निडर होकर वो गिबल पर्वत के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे आसपास एक उदास आवाज सुनाई दी। वहाँ कौन है? उदास तोते, क्या तुम मुझे अपने कुछ पंख दे सकते हो कॉस्ट्यूम कार्निवल के लिए? लेकिन मेरे पंख गिर सकते हैं केवल तभी अगर तुम मुझे हंसाते हो, और मैं हजारों सालों में केवल एक बार हंसता हूँ। भले ही बकरे को तोते की इस अश्रुपूर्ण अवस्था वाली बात का दुख था, तो भी उसने उसे हंसाने के लिए मजाकिया चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। आखिरकार उदास तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैसे ही वो हंसा, उसकी पूंछ पर लगे रंगीन पंख बकरे पर गिर गए। मुझे लगता था तुम कभी नहीं हंसते। शुक्रिया तोते, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। जबकि उदास तोता जोर से हंसा था। हजारों साल बाद बकरे ने माउंट गिबल चढ़ना शुरू किया। अंत में वो उस मैदान में आ गया जहां एक बड़ा काला पत्थर था। हालांकि वो संदेह में था कि कैसे ये काला पत्थर उसके पहनावे को रंग देगा। तभी दो शेर बकरे के सामने कूद गए। कौन हो तुम? मुझे कल की प्रतियोगिता के लिए जादुई पत्थर चाहिए था। वही प्रतियोगिता ना जिसके लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं, और जो जीतेगा उसकी वाहवाही की जाएगी। हाँ। शेरों ने फुसफुसा कर एक दूसरे से बात की। ठीक है बकरे, हम तुम्हें ये जादुई पत्थर एक शर्त पर देंगे। तुम्हें हमें भी अपने साथ उस प्रतियोगिता में लेकर जाना होगा। लेकिन आपको तो डांस करना पसंद नहीं है ना? और जंगल में हर कोई आपसे बहुत डरता है। शेरों ने बकरे से कहा कि ये सच नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम शेर हैं, और इसीलिए हमें इतने सालों तक कॉस्ट्यूम कार्निवल में बुलाया भी नहीं गया। जब भी हम रैंप वॉक करते थे फूलों से सजी सड़क पर, तो सब लोग डर के भाग जाते थे। हालांकि हम लोग दिल से बहुत नरम हैं और हमें नाचना भी बहुत पसंद है। शेरों ने फूलों का हार पहना और नाचने लगे।
बकरे ने शेरों के संगीत के साथ खूब मस्ती की। ओह, आप तो सच में बहुत अच्छा नाचते हैं और आप बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं। मुझे लगता है कि श्रीमान उल्लू हम सबके लिए रंगीन कपड़े सिल सकते हैं और आप भी कार्निवल में आ सकते हैं। शेर बहुत खुश हुए किसी ऐसे से मिलकर जो उनसे डरता नहीं था, इतने सालों में पहली बार। और उसी क्षण पत्थर जो काला लग रहा था, उसका टुकड़ा टुकड़ा चमकने लगा। शेर और बकरे ने रंगीन पत्थरों को इकट्ठा किया और जल्दी से उल्लू के पास गए। जब दर्जी मिस्टर उल्लू ने उन्हें नोटिस नहीं किया क्योंकि वो फिर से बहुत व्यस्त हो गए थे, तो इस बार शेर ने घंटी बजाई। कौन आया है? क्या? शेर? रुकिए श्रीमान उल्लू, घबराइए मत, ये उतने भी डरावने नहीं हैं। शेर फिर नाचने लगे दर्जी उल्लू के सामने। ये शेर तो कमाल के हैं। दर्जी मिस्टर उल्लू ने उन तीनों के लिए खूबसूरत कॉस्ट्यूम सिल दी। अगले दिन आखिरकार कॉस्ट्यूम कार्निवल शुरू हो गया। जानवर अपनी सबसे खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स में फूलों पर चल रहे थे। हालांकि इस बार मोर की भव्यता ने सबको आकर्षित किया, लेकिन उसे उतनी तालियां नहीं मिल पाई। इस बार मंच पर बकरा दिखाई दिया अपने रंगीन पंखों, चमकदार पत्थरों और मुलायम ऊन के साथ। जानवर बकरे की पोशाक से इतने प्रभावित हुए कि वे तालियां बजाते बजाते थक गए। बकरा तालियों की इस आवाज से बहुत खुश हुआ। हालांकि इसके ठीक बाद मंच पर दिखाई दिए शेर अपनी सुंदर कॉस्ट्यूम्स के साथ। उनके नाचने से पहले ही जंगलवासी डरने लगे। अरे ये शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, क्या वे हम सबको खाने आए हैं? सब अपनी जान बचाओ, चलो भाग चलो, चलो। रुको, मत जाओ, रुको। जंगल में हर कोई बकरे को आश्चर्य से देख रहा था। शेर दिल से बहुत अच्छे हैं और इन्हें नाचना भी बहुत पसंद है। मैं अपने मन से इन्हीं की वजह से डर निकाल पाया। हमें इन्हें भी एक मौका देना चाहिए। हालांकि जंगल के जानवर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर जब शेर नाचने लगे तो सब मजे करने लगे। उस दिन के बाद बकरे के अच्छे दिल और साहस की बदौलत किसी को फिर शेरों से डर नहीं लगा। जैसा कि दर्जी श्री उल्लू जी ने कहा, थोड़े साहस ने सभी के जीवन को शांति और मजे से भर दिया। एक बार की बात है, डोरथी नाम की एक छोटी लड़की थी। वो अपनी चाची और चाचा एम और हेनरी के साथ एक फार्म हाउस में रहती थी। उस दिन डोरथी अपने कुत्ते के साथ खेलना भी नहीं चाहती थी। उसे लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। एक तूफान हमारी तरफ आ रहा है, हमें छुप जाना चाहिए। और इसलिए आंटी एम चिल्लाई, अभी तुरंत यहाँ आओ डोरथी। टोटो यहाँ आओ, हमें तहखाने में जाना चाहिए। डोरथी को अपने कुत्ते को लेने के लिए बेड के नीचे जाना पड़ा। ठीक उसी समय फार्म हाउस बुरी तरह हिलने लगा। फिर फार्म हाउस अपनी जगह घूमने लगा। छोटी बच्ची किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपने कुत्ते को भी। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, वो अपने कुत्ते को पकड़ने में कामयाब हो गई। वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, बस आकाश और बादल के सिवाय। ठीक उसी समय उसे पता था कि वो आकाश में बहुत ऊपर है। घर और उसका सिर इतनी तेजी से घूम रहे थे कि वो इतनी नींद में थी कि वो अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे स्तब्ध थी और इसीलिए वो सो गई। डोरथी की नींद एक बिग बैंग की आवाज के साथ टूटी। बिस्तर इतना ऊंचा उछला कि छोटी बच्ची जमीन पर गिर पड़ी।
तभी उसने महसूस किया कि फार्म हाउस अब घूम नहीं रहा था। खिड़की से सूरज चमक रहा था, जिससे उसे एहसास हुआ कि वो जमीन पर है। वो बाहर भागी। उसने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सकी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जहां तक नजर जाती थी फूलों के खेत थे। फिर अचानक डोरथी ने छोटे आदमियों को अपनी ओर भागते देखा। पुरुषों के पास शंकु के आकार की टोपियां थी और उनकी टोपियों के ऊपर छोटी छोटी घंटियां बज रही थीं। साथ ही उनकी वर्दी नीली थी और उन सभी की बहुत लंबी दाढ़ी थी। जब छोटे आदमी डोरथी के पास आए तो सफेद पोशाक वाली एक छोटी महिला दिखाई दी। सबसे शक्तिशाली जादूगर, आपका स्वागत है। मैं उत्तर की अच्छे दिल वाली चुड़ैल हूँ और ये मेरे दोस्त बोने हैं। पूर्व की दुष्ट चुड़ैल से हमें बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, लेकिन आप मुझे गलती से कोई और समझ रही हैं। उत्तर की नेक दिल चुड़ैल ने फार्म हाउस पर डोरथी के लिए एक जगह निशान लगाया। जमीन पर चमकदार चांदी के जूते वाले पैरों की एक जोड़ी थी। डोरथी ने महसूस किया कि फार्म हाउस दुष्ट चुड़ैल पर उतरा है। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये वास्तव में मेरी गलती नहीं थी। अब मैं क्या करूंगी? सिर्फ एक चीज जो आप कर सकती हैं वो है उपहार के रूप में दुष्ट चुड़ैल के चांदी के जूते स्वीकार करना। डोरथी ने अपने पुराने जूते उतार दिए और नए पहन लिए। क्या आप मेरे घर वापस पहुंचने में मदद करेंगी? केवल एक ही व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है और वो है ऑज का जादूगर। पीली ईंट का अनुसरण करके आप पन्ना शहर पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद आपको ऊपर जाने के लिए ऑज के जादूगर को देखने की अनुमति लेनी होगी। डोरथी से बात करने के बाद ही नेक दिल चुड़ैल गायब हो गई। बोनो ने डोरथी को विदा किया और अपने रास्ते चल दिए। कुछ समय के बाद छोटी लड़की और उसके कुत्ते को आराम करने की जरूरत थी, इसलिए वे एक मकई के खेत के पास रुक गए। मैदान के बीच में डोरथी ने एक डरावने कौवे को देखा। बड़ी उत्सुकता से वो उसके पास गई। हाय, तुम कौन हो? पहले तो डोरथी चौंक गई, लेकिन फिर जो कुछ हुआ था उसे समझाने लगी। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा सिर घास से भरा है। अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड शहर आऊं तो तुम्हें क्या लगता है ओज का जादूगर मुझे दिमाग देगा? डोरथी ने उसे उसके फ्रेम से नीचे उतार लिया और वे सब मिलकर पीली ईंट की सड़क पर चलने लगे। कुछ घंटों बाद जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो पेड़ों के बीच उन्होंने कुछ चमकते हुए देखा और जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि ये टिन से बना हुआ एक आदमी था। टिन वाला आदमी स्थिर खड़ा था। कृपया मेरी मदद करो, क्योंकि मुझ पर जंग लग गया है और मैं बहुत लंबे समय से एक भी कदम नहीं चल पाया हूँ। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर तुम्हें मेरी झोपड़ी मिलेगी। वहाँ जाओ और मेरे तेल का टिन लाकर मेरे जोड़ों पर मल दो। डोरथी ने वैसा ही किया जैसा टिन मैन ने उसे करने के लिए कहा था। उसने उसके सब जोड़ों पर तेल डाला और वो फिर से हिलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? डोरथी फिर से समझाने लगी कि क्या हुआ था। तुम्हें लगता है वो मुझे दिल दे सकता है? और इस तरह टिन वाला आदमी उनके पीछे चलने लगा। जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया था। अचानक उन्होंने एक भयानक दहाड़ सुनी और एक शेर कूदकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन जब टोटो भौंकने लगा तो शेर डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और कांपने लगा। आप जैसा बड़ा शेर इतने छोटे कुत्ते से कैसे डर सकता है? मैं जानता हूँ, मैं कायर हूँ। जरा सा भी शोर मुझे डरा सकता है। रुको, रो मत। बताओ क्या हुआ है? हम ऑज के जादूगर की तलाश कर रहे हैं। हम सब उससे कुछ मांगेंगे। शायद वो तुम्हें साहस दे।
शेर ने अपने आंसू पोंछे और खुशी खुशी उनके साथ पन्ना शहर जाने के लिए तैयार हो गया। वे कुछ देर चले। बिजूका ने उन्हें हरा चमकता हुआ आसमान दिखाया। पन्ना शहर अब इतना दूर नहीं था। जल्द ही कुछ समय पश्चात, कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे पन्ना शहर के द्वार पर पहुंच गए थे। हम यहाँ ऑज के जादूगर को देखने आए हैं। महल में प्रवेश करने के लिए उन्हें बड़े चश्मे पहनने पड़े, क्योंकि वे पन्ना शहर की चमकदार हरी बत्तियों से अंधे हो सकते थे। पन्ना शहर में घर, गलियां, यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी हरे थे। पूरा शहर जगमगा रहा था। अंत में वे महल में पहुंच गए थे। ऑज के जादूगर को देखने के लिए डोरथी प्रवेश करने वालों में सबसे पहले नंबर पर थी। छोटी लड़की झिझकते हुए अंदर आई और उसने देखा कि सिंहासन के ऊपर छत से एक बड़ा सिर लटका हुआ है। मैं शक्तिशाली और डरावना ओज हूँ। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? और ये चांदी के जूते कहाँ से मिले? मेरा नाम डोरथी है। मैं मदद मांगने आई हूँ। डोरथी ने ऑज के शक्तिशाली जादूगर को अपने साथ हुई हर बात बताई। ऑज के जादूगर ने कहा कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल से छुटकारा पाना होगा। बड़ी हताशा के साथ डोरथी रोते हुए अपने दोस्तों के पास लौटी और उसने उन्हें बताया जो ऑज के जादूगर ने उससे मांगा था। उन सभी ने पश्चिम के दुष्ट चुड़ैल को खोजने और उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। अगले सुबह उन्होंने पन्ना शहर छोड़ दिया और पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल की खोज में यात्रा शुरू कर दी। पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल की केवल एक आंख थी, लेकिन वो बहुत दूर तक देख सकती थी। जब उसने देखा कि डोरथी और उसके दोस्त उसके महल की तरफ आ रहे हैं, तो उसने अपनी विशाल मधुमक्खियों को पुकारा, इन घुसपैठियों को डंक मारो। डोरथी और उसके दोस्तों ने मधुमक्खियों को अपनी ओर उड़ते देखा। उनके पास भागने का समय नहीं था। बिजूका, डोरथी और शेर को अपनी घास से ढक दो ताकि मधुमक्खियां उन्हें डंक न मार सके। जब बिजूका ने दूसरों को अपनी घास से ढक दिया, तो सभी मधुमक्खियों ने टिन वाले को डंक मारने की कोशिश की, लेकिन बेशक सभी ने अपना डंक खो दिया और एक एक करके जमीन पर गिर पड़ी। इस बार डायन ने अपने उड़ने वाले बंदरों को डोरथी और उसके दोस्तों का शिकार करने के लिए भेजा, और इसलिए उड़ने वाले बंदरों ने डोरथी और उसके दोस्तों पर हमला किया। उनमें से एक ने बिजूका को पकड़ा और उसे एक पेड़ पर फेंक दिया। दूसरे ने टिन वाले आदमी को चट्टान पर फेंक दिया। डायन के पास लाने के लिए उन्होंने शेर को भी बांध दिया। बाद में सभी उड़ने वाले बंदर डोरथी की ओर मुड़ गए, लेकिन जब उन्होंने उसके पैरों में चांदी के जूते देखे, तो वे उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे उसे महल में ले गए। जब पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल ने डोरथी के पैरों में चांदी के जूतों को देखा, तो वो सचमुच डर गई। परंतु उसे ये भी अंदाजा हो गया कि डोरथी को अपने जूतों की ताकत का एहसास नहीं है। वो जूते मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा दे दो। चुड़ैल ने डोरथी की ओर कदम बढ़ाया। तुम्हें कैसे पता चला कि पानी ही एक ऐसी चीज है जो हमें नष्ट कर सकता है? मुझे बहुत अफसोस है। जैसे ही वो चिल्लाई, चुड़ैल पिघल गई। केवल उसके कपड़े फर्श पर रह गए। डोरथी ने पहले शेर को उस पिंजरे से बचाया जिसमें उसे रखा गया था। फिर उन्हें एक साथ बिजूका और टिन का आदमी मिला। वे पन्ना शहर वापस गए और उन्हें बताया कि वे पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल से छुटकारा पा चुके हैं। अब वे ऑज के जादूगर को देखना चाहते हैं। ऑज के शक्तिशाली जादूगर ने इस बार उन सभी का एक साथ स्वागत किया। जब वे सिंहासन कक्ष में दाखिल हुए, तो उन्होंने गगनभेदी तेज आवाज सुनी। मैं ओज का शक्तिशाली जादूगर हूँ।
तुम लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? टोटो इतना डर गया वो कोने में बड़े अलग स्क्रीन पर भाग गया। पर्दे के पीछे एक नन्हा साहसी बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो अपने हाथ में सींग जैसा कुछ पकड़े हुए था। आप कौन हैं? मैं ओज का शक्तिशाली जादूगर हूँ। क्या आप ऑज के जादूगर हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा व्यक्ति अपनी कहानी बताने लगा। दरअसल वो सर्कस में काम करता था। वो हॉट एयर बैलून से शो किया करते थे। एक दिन जब बहुत तेज हवा उसे इस महल में उड़ा लाई तो पन्ना शहर के लोगों ने सोचा कि वो आसमान से आने वाला जादूगर है और उन्होंने उसे शहर पर शासन करने के लिए कहा और वो इसके लिए मान गया। और आपके सभी वादों का क्या? जादूगर ने टिन वाले आदमी से कहा कि वो उसे तुरंत दिल दे सकता है। वो पीछे गया और सीने में दिल लगा हुआ खिलौना लाया। टिन वाले आदमी को बहुत अच्छा लगा। फिर वो बिजूका की ओर मुड़ा। उसने उसके सिर पर लगे टांके खोले और एक मुट्ठी गेहूं डाल दी और उसे फिर से सिल दिया। अब डरावनी शेर की बारी थी। उसने एक कटोरी में सोने की बोतल में से कुछ औषधि डाली और शेर को साहस की इस औषधि को पीने के लिए कहा। शेर ने औषधि पी ली। अचानक उसने अपने कमजोर डरे सहमे हुए व्यवहार को छोड़ दिया और बड़े शक्तिशाली शेर की तरह दहाड़ने लगा। ऑज का जादूगर उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसने वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। जो कुछ उन्होंने उससे मांगा था वो सब उनके अंदर पहले से ही था, लेकिन वे इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब तुम्हारी बारी है डोरथी। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था। अगर तुम अपने चांदी के जूतों को एक दूसरे से 3 बार थपथपाती हो तो तुम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाओगी। तो मैं वास्तव में जब चाहूँ घर जा सकती थी? हाँ, लेकिन फिर मैं हमेशा के लिए उस खेत में ही फंस जाता। और मैं जिंदगी भर जंग ही खाता रहता। और मैं कभी साहसी शेर नहीं बन पाता। डोरथी ने अपने दोस्तों को कसकर गले लगाया। उसने उनमें से हर एक को अपनी विदाई दी। फिर उसने टोटो को पकड़ लिया और 3 बार अपने जूते थपथपाते हुए कहा कि वो अपने चाचा और अपनी चाची के पास घर जाना चाहती है। कुछ देर बाद उसने खुद को बगीचे में बैठा पाया। उत्साहित होकर उसने चारों ओर देखा। उसने देखा कि उसके चाचा और उसकी चाची उसकी ओर भागे चले आ रहे हैं। वो खुशी से हंस पड़ी। टोटो देखो, हम घर पर हैं। एक घने जंगल में एक सुअर माँ और उसके 3 शावक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। एक दिन सुअर माँ ने अपने शावकों को बुलाया। आज एक साथ पिज्जा बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ! लेकिन कुछ सामग्री नहीं है। मकई, प्याज और कुछ टमाटर। मैं और मेरे भाई जाएंगे सामग्री लेने के लिए। चिंता मत करो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो 3 छोटे सुअर उत्साह से बाहर चले गए। उन्होंने अलग होने का फैसला किया क्योंकि उनमें से हर एक को अलग अलग चीजें लेनी थी। एक मक्के के खेत में गया, एक प्याज के लिए और दूसरा टमाटर के खेत में। इस दौरान बड़ा बुरा भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसके भूखे पेट को भरने के लिए। वो ये गंध, सुअर। हाँ, मुझे सुअरों की गंध आ रही है। छोटे सुअर गुरकी को देखकर भेड़िया उसके पीछे हो लिया। जब भेड़िया ने सुअर को प्याज के खेत की तरफ जाते देखा तो उससे पहले वो वहां पहुंचा और एक बड़े प्याज के पीछे छुप गया। छोटा सुअर गुरकी थोड़ी देर बाद प्याज के खेत में पहुंचा।
उसने उन्हें एक एक करके सूंघा, मीठा और कड़वा पहचानने के लिए। जैसे ही वो दूसरा प्याज लेने वाला था, उसका हाथ भेड़िए के कान पर पड़ा। हेलो पिगी। भेड़िया, मदद करो। शांत हो जाओ चैंपियन। मुझे बताओ तुम प्याज के खेत में क्या कर रहे हो? गुरकी ने भेड़िए से कहा कि वो पिज्जा के लिए प्याज चुन रहा था। जब भेड़िए ने गुरकी के हाथों वाला प्याज सूंघा, उसकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि ये प्याज कड़वा है और वो अगर उसके घर आए तो एक अच्छा प्याज दे सकता है। कुछ देर बाद सोचने के बाद गुरके ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे एक साथ गायब हो गए। दोपहर हो चुकी थी। बीच वाला सुअर तोरकी मक्के के खेत में आ गया। हालांकि खेत में कम ऊंचाई के कारण वो मक्के के दाने तक पहुंच नहीं सका। तोरकी ने कई पत्थरों का ढेर बनाया, एक दूसरे के ऊपर रखकर, और उसके ऊपर चढ़ गया। वो मकई के भुट्टे से एक लेने ही वाला था, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया और भेड़िए के गोद में जा गिरा। मदद करो भेड़िया। भेड़िए ने धीरे से टोरकी को जमीन पर रखा और उसने कहा कि डरो मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग गई। मैं पिज्जा के लिए मकई चुन रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता। आज सुबह से मैंने मेरी ऊंचाई का फायदा उठाकर बहुत सारा भुट्टा इकट्ठा करके रखा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें देता हूँ। बीच वाला सुअर बहुत खुश हुआ भेड़िए की करुणा देखकर। अच्छा, ये वास्तव में अच्छा आइडिया है। मैं मकई चुनने के लिए उतना लंबा नहीं हूँ। टोरकी भेड़िए के साथ गायब हो गया। अब लगभग शाम हो चुकी थी। पोरकी, सबसे बड़ा सुअर, एक बड़े खेत में टमाटर चुन रहा था। उनमें से कुछ की महक बहुत अच्छी थी। उसने तुरंत उन्हें निगल लिया। पोरकी का पेट टमाटर से उसकी टोकरी की तुलना में ज्यादा भर गया। पोरकी मैदान के चारों ओर घूमते हुए खुश था। उसका सर अचानक एक लकड़ी की छड़ी से टकराया और वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने बड़े बुरे भेड़िए को स्केयर क्रो के रूप में देखा। ओह, बचाओ, ये भेड़िया है। अरे बच्चे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम बड़े बुरे भेड़िया हो। पोरकी ने भेड़िए से पूछा वो टमाटर के खेत में स्केयर क्रो का रूप लेकर क्यों खड़ा है। जब भेड़िए ने कहा कि वो अपने खाली समय में किसानों की मदद कर रहा है, तो भेड़िए के अच्छे इरादे को समझकर वो थोड़ा शांत हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? मैं पिज्जा के लिए टमाटर चुन रहा था। पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ टमाटर ही काफी नहीं है। तुम्हें चीज भी चाहिए, मशरूम, मिर्च और सबसे जरूरी, हाँ, सबसे जरूरी चीज है ओवन पिगी, ओवन। यदि आपके पास एक अच्छा ओवन नहीं है तो सभी सामग्री बेकार चली जाएंगी। कुछ देर सोचने के बाद सबसे बड़े सुअर को भेड़िया ठीक लगा, क्योंकि उनके घर का ओवन बहुत छोटा था और ठीक से गर्म नहीं हो रहा था। चलो मेरे ओवन के पिज्जा से खाओ, खा कर देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। पोरकी ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे एक साथ चले गए। जब सूरज ढल गया और माँ बाहर आई, सुअर माँ उत्सुकता से अपने शावकों के लौटने का इंतजार कर रही थी। इस बीच सुअर भाइयों की चीख पुकार भेड़िए के घर से सुनाई देने लगी। मदद करो, कोई तो मदद करो, मदद करो। ये स्पष्ट हुआ कि उस बुरे भेड़िए ने सारे सुअर भाइयों को अपनी गुफा में बांध रखा था, उन्हें धोखा देकर खा जाने के लिए। फिर उसने जंगल की लकड़ी एक साथ जलाकर एक बड़ी आग का निर्माण किया। मैं बताना भूल गया पिगीज, मेरा पसंदीदा पिज्जा पोर्क से बनता है। हा 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 हा। सुअर भाइयों ने डर के मारे एक दूसरे को गले लगा लिया। जैसे ही भेड़िया आग को बड़ा करने के लिए उसमें लकड़ियां डाल रहा था, बड़े सुअर पोरकी ने एक तरफ आटे की बोरियों को देखा।
वो बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा। एक बड़ी मुट्ठी आटा लिया और इसे अपने भाइयों के हाथों में उसने बांट दिया। जब बूढ़ा भेड़िया पिंजरे का दरवाजा खोलने ही वाला था और छोटे सुअर को ओवन में डालने वाला था, उन्होंने एक साथ भेड़िए के मुंह पर आटा फेंक दिया। मेरी आँख, आप कहाँ है? मैं नहीं देख सकता, जल्दी आओ। भेड़िया कुछ नहीं देख सका क्योंकि उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था। इस अवसर को लेते हुए टोरकी, बीच वाले सुअर ने तुरंत भेड़िए को पिंजरे में धकेल दिया और छोटे सुअर गुरकी ने पिंजरे को बाहर से ताला लगा दिया। तो क्या कह रहे थे? सुअर के मांस का पिज्जा? हाँ, अब यहाँ बैठो खाली पेट, तो शायद अपने होश में आ सको। और हम जाकर अपना स्वादिष्ट पिज्जा खा सकते हैं। चलो भाइयों। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे यूं ही यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। अंत में सुअर भाई इकट्ठी हुई सामग्री लेकर उनके घर पहुँचे। सुअर माँ अपने शावकों को देखकर बहुत खुश हुई। ओह, तुम बस कुछ प्याज, मक्का और टमाटर लेने गए थे। कहाँ थे तुम बच्चों? मैं बहुत चिंतित थी। सुअरों ने अपनी माता को बताया उनके साथ क्या क्या हुआ। बाद में सबने मिलकर पिज्जा बनाया, जिसकी महक बहुत अच्छी थी और बहुत स्वादिष्ट। उस दिन से गुरकी, टोरकी और पोरकी ने अपनी माँ से वादा किया कि वे कभी भी उन्हें बताए बिना किसी अजनबी से कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी ओर बड़े बुरे भेड़िए को दूर से आने वाली पिज्जा की महक से ही काम चलाना पड़ा।